नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका ई एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 टेस्ट सीरीज जो करवा रहे हैं, उसी क्रम में ये अगला सेशन है। यदि ये सेशन आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, जो आपको सेशन है जो मिलता है आपको ये, तो इसके बाद ही हमारा जो एक नया सेशन आ रहा है जिसमें हम पर्यावरण पारिस्थितिकी को विद क्वेश्चंस कवर करवाएंगे और उसे कंप्लीट भी करेंगे। ठीक है, जो यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट होगा ही, उसी के साथ ही साथ स्टेट पीसीएस के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो वो क्लास मिलेगी वो आपको शाम को मिलेगी। ठीक है, शाम को 8 साढ़े 8 बजे के बीच में क्लास मिलेगी, डेली मिलेगी आपको। और अगर उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं। तो चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और इस सेशन को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है, पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड करने के लिए इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देते हैं, तो आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट है कि स्टेम सेल यानी कि मूल कोशिका अनिर्दिष्ट प्रकृति की होती है। सेकंड स्टेटमेंट है कि स्टेम सेल कई प्रकार की कोशिका विकसित कर सकती है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये देखना है। तो इसमें से जो स्टेटमेंट है ना, और थर्ड स्टेटमेंट है कि स्टेम सेल का उपयोग चिकित्सीय उपचारों हेतु किया जाता है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें ये तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है ना बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको बता दें अभी स्टेम कोशिका क्या होती है। तो स्टेम कोशिका ऐसी कोशिका होती हैं जो वृद्धि के दौरान कई बार विभाजित होने और विशेष कोशिकाओं को जन्म देने में भी सक्षम होती हैं। उन्हें क्या कहते हैं, स्टेम कोशिका कहते हैं। ये विशेष तो नहीं होती लेकिन उनकी कोई ऊतक विशिष्ट संरचना भी नहीं होती है। वहीं भ्रूण स्टेम कोशिकाएं वो जो होती हैं प्लूरिपोटेंट होती हैं, जिनका अर्थ है कि वो शरीर की सभी कोशिकाएं उत्पन्न कर सकती हैं और गर्भनाल और नाभि संबंधित संरचनाएं उत्पन्न नहीं कर सकती। ठीक है, स्टेम कोशिकाएं मानव की प्रारंभिक विकासात्मक प्रक्रियाओं और रोगों के अध्ययन में मदद करती हैं। ये हर दिन नष्ट होने वाले ऊतकों और कोशिकाओं को प्रतिस्थापित करती हैं, जैसे कि त्वचा हुआ, बाल हुए और रक्त हुआ और हमारी आंत। ठीक है, स्टेम कोशिका के दो प्रमुख गुण होते हैं, वो कि खुद को नवीनीकृत करने की क्षमता रखती हैं और खुद की प्रतियां बनाने हेतु विभाजित होना भी हो सकती हैं, और अलग होने की क्षमता जिससे परिपक्व कोशिकाओं का जन्म होता है और जो हमारे अंगों और ऊतकों को बनाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन से संबंधित स्टेटमेंट जहाँ पे दिए हैं और देखना है कि आपको कौन से स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि इसका उद्देश्य वैज्ञानिक तरीके से स्वदेशी गौजातीय नस्लों का संरक्षण और विकास करना है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। बाकी सेकंड है कि ये एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब कैसे गलत है तो देखते हैं यहाँ पर। बाकी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो राष्ट्रीय जो गोकुल मिशन है वो प्रजनन प्रणाली में चयनात्मक प्रजनन और नवजात गोजातीय आबादी के आनुवंशिक उन्नयन के द्वारा देसी नस्लों के विकास संरक्षण हेतु इसे दिसंबर 2014 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, यह भारत सरकार द्वारा 2025 करोड़ रुपए के बजट से वित्त पोषित है। किसके द्वारा वित्त पोषित है, सीधी सी बात है, ये भारत सरकार की के द्वारा वित्त पोषित योजना है। ठीक है, इसमें दो घटक शामिल हैं। फर्स्ट है कि गौ जाति प्रजनन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम है ना, बोवाइन उत्पादक पर राष्ट्रीय मिशन, और वहीं दूसरा यह देसी मवेशी विकास केंद्र की स्थापना की भी परिकल्पना करता है गोकुल ग्राम में देसी नस्लों के विकास के लिए, जिसमें 40% तक अवर्गीकृत नस्लों को शामिल किया गया है। ठीक है, इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो देसी नस्लों का विकास और संरक्षण करना, दूध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, गिर, शाहीवान, रोठी, दियानी, थारपारकर, लाल सिंधी जैसी कुलीन देसी नस्लें हैं, उनके उपयोग से विलक्षण मवेशी का उन्नयन करना। ठीक है, और उसके बाद जो आनुवंशिक मवेशियों की नस्लों में सुधार के लिए नस्ल सुधार कार्यक्रम, ताकि जेनेटिक परिवर्तन को बेहतर बनाया जा सके और स्टॉक को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, प्राकृतिक तौर पर रोग मुक्त उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले बैलों को वितरित करना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा नैनो मिशन से संबंधित
तो नैनो मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन जो दिए हैं उन पर विचार करना है और ये देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सेकंड है कि ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान है, ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो जो नैनो मिशन है वो नैनो मिशन अध्ययन, अनुसंधान, नवाचार के माध्यम से नैनो प्रौद्योगिकी क्षेत्र में समग्र विकास के लिए भारत का एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है। नैनो टेक्नोलॉजी चिकित्सा, अंतरिक्ष, दूरसंचार, खाद्य प्रसंस्करण और पर्यावरण संरक्षण में विभिन्न अनुप्रयोगों से संबंधित है। नैनो मिशन एक ऐसी व्यवस्था के रूप में संरचित है जो कि नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विभिन्न एजेंसियों के राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयासों के बीच तालमेल स्थापित किया जा सके और नए कार्यक्रमों को बेहतर तरीके से शुरू किया जा सके। इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो बेसिक रिसर्च को प्रोत्साहन करना, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए अवसंरचना विकास करना, नैनो अनुप्रयोग और प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम, मानव संसाधन विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। नैनो मिशन को लागू करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग नोडल एजेंसी है। ठीक है, नैनो मिशन एक परिषद द्वारा संचालित है, जैसे कि नैनो मिशन के तकनीकी कार्यक्रमों को 2 सलाहकार समूहों यानी नैनो विज्ञान सलाहकार समूह और नैनो एप्लीकेशन और प्रौद्योगिकी सलाहकार समूह द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और ये देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये बात कर रहा है GSAT-11 की कि यह एक सुदूर संवेदी उपग्रह है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सेकंड है कि GSAT-11 को भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के तहत विकसित किया गया है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो GSAT-11 है वो इसरो के उच्च प्रभाव क्षमता वाले संचार उपग्रह के बेड़े का एक हिस्सा है। जो 2 उपग्रह GSAT-29 और GSAT-19 पहले से ही अंतरिक्ष में उपस्थित हैं, जबकि जो RNSS उपग्रह का एक समूह है यह भारत को GPS के समान एक क्षेत्रीय पोजिशनिंग सिस्टम प्रदान करता है। ठीक है, इसे भूस्तर कक्षा में तैनात किया गया है। अब इसके प्रयोग की बात कर लेते हैं। तो प्रयोग में तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी, जिससे क्या होगा कि GSAT देश भर में ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह स्पॉट बीम तकनीकी के इस क्षेत्र में अधिक क्षमता को उच्च डेटा दर प्रदान करेगा। भारत में ब्रॉडबैंड डोमेन भूमिगत फाइबर के माध्यम से संचालित है, आंशिक व सुविधाजनक स्थानों पर ही उपलब्ध है। GSAT देश के इंटरनेट ब्रॉडबैंड की पहुंच अछूते क्षेत्र तक प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। भारत नेट कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो यानी कि जो तेज़ इंटरनेट कनेक्टिविटी हुई, भारत नेट कनेक्टिविटी हुई, तो यह ई गवर्नेंस अन्य प्लेटफॉर्मों का समर्थन करने के लिए ग्राम पंचायतों को पर्याप्त बैंडविड्थ कवरेज प्रदान करेगा। ठीक है, VSAT टर्मिनल की बात करते हैं तो वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, यह उद्यम नेटवर्क और उपभोक्ता ब्रॉडबैंड अनुप्रयोगों के लिए उच्च डेटा दर अनुप्रयोगों का समर्थन करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि इसरो के सैटेलाइट्स लॉन्च वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट है कि ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन वाहन का उपयोग केवल संचार उपग्रह पहुंचाने के लिए किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सेकंड है कि जियो सिंक्रोनस जो सैटेलाइट्स है वो लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल सिर्फ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के लिए किया जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। आपको बता दें ध्रुवीय जो उपग्रह प्रमोचन वाहन है जिसे PSLV और GSLV, इससे जो इसरो द्वारा विकसित सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल हैं PSLV और GSLV। ठीक है, PSLV को मुख्य रूप से पृथ्वी अवलोकन या बोले तो रिमोट सेंसिंग उपग्रह को सूचना देने के लिए बनाया गया है, जो 600 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य के समान गोलाकार ध्रुवीय कक्षाओं में लगभग 1750 किलोग्राम भार ले जा सकते हैं। ठीक है, वही सुदूर संवेदी उपग्रह ध्रुव से ध्रुव तक लगभग 98 डिग्री कक्षीय समतल झुकाव पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, PSLV एक 4 चरणीय लॉन्च वाहन है जिसमें पहले और तीसरे चरण में ठोस रॉकेट मोटर्स, ये स्टेटमेंट कई बार पूछा है एग्जाम में। ठीक है, ये 4 चरण वाला लॉन्च व्हीकल है।
तो किस में ठोस रहता है और किस में मतलब इनका तरल ईंधन रहता है। तो जो इसका पहला और तीसरा चरण है उसमें ठोस रॉकेट मोटर्स यानी ठोस ईंधन रहता है, वहीं दूसरे और चौथे में जो तो दूसरे और चौथे में क्या रहता है, तरल ईंधन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। जीएसएलवी का उपयोग संचार उपग्रह को अत्यधिक वलयाकार जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए किया जाता है। अपनी भू समकालिक प्रकृति के कारण इन कक्षाओं में उपग्रह स्थायी रूप से आकाश में उसी स्थिति में स्थायी रूप से स्थिर बने हुए दिखाई देते हैं जैसा कि पृथ्वी पर किसी विशेष स्थान से देखा जाता है कि इस प्रकार ट्रैकिंग ग्राउंड एंटीना की आवश्यकता से बचा जाता है और इसीलिए यह संचार अनुप्रयोगों में उपयोगी है। ठीक है। अपने भू समकालिक प्रकृति के कारण इन कक्षाओं में उपग्रह स्थायी रूप से आकाश में उसी स्थिति में बने हुए दिखाई देते हैं जैसा कि पृथ्वी पर किसी विशेष स्थान से देखा जाता है। तो इस प्रकार उनके अनुप्रयोग संचार में ट्रैकिंग ग्राउंड एंटीना की आवश्यकता को समाप्त करना होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो वो है इंस्पायर अवार्ड। ठीक है। इंस्पायर अवार्ड मनक, ठीक है, जिसे बोलते हैं मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य सामाजिक सेवा को बढ़ावा देना, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना, साइबर क्राइम से निपटना, छात्रों को विज्ञान अनुसंधान में कैरियर बनाने के लिए प्रेरित करना। तो जिसका स्टेटमेंट है वो डी वाला ऑप्शन सही है, बाकी तीनों के तीनों गलत हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा 2010 से इनोवेशन इन साइंस पर्पज फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च योजना को सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। इस योजना में 10 से 32 वर्ष की आयु के छात्रों को शामिल किया गया है। इंस्पायर अवार्ड्स का उद्देश्य छात्रों को 10 से 15 वर्ष की आयु में और 6 से 10वीं कक्षा तक के अध्ययन के लिए प्रेरित करना है, जिससे ये विज्ञान और अनुसंधान में कैरियर बना सकें। इंस्पायर अवार्ड्स मनक का मुख्य उद्देश्य देश भर में सभी सरकारी और निजी स्कूलों के छात्रों को आमंत्रित करके विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रणाली को मजबूत बनाने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रणाली का विस्तार करने, अनुसंधान विकास के आधार को बढ़ाने में मदद करना है तथा इनके मूलभूत विचारों, नवाचारों और रचनात्मक तकनीकी समझ के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है अटल इनोवेशन मिशन से। ये पिछले टेस्ट सीरीज में जितनी टेस्ट सीरीज लगवाई है उसमें कई बार इस पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ये इम्पोर्टेंट ही है। तो अटल इनोवेशन मिशन से संबंधित तो पिछली बार भी यूपीएससी 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। तो इसको ध्यान रखने की जरूरत है कि अटल इनोवेशन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा स्टेटमेंट सही है ये देखना है। यह नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देता है, तो ये सही है स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है कि विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको बता दें अटल इनोवेशन मिशन नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का प्रयास है। ये नीति आयोग के तहत आता है। यही क्वेश्चन पिछली बार आया था कि अटल इनोवेशन मिशन किस मंत्रालय के तहत आता है, तो ये नीति आयोग के तहत आता है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से औद्योगिक संचालित क्षेत्रों में विश्व स्तरीय इनोवेशन हब, ग्रैंड चैलेंज, स्टार्टअप व्यवसायों और अन्य स्वरोजगार गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना है। अटल इनोवेशन मिशन के दो मुख्य कार्य होंगे। पहला, स्वरोजगार और प्रतिभा के उपयोग के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा देना, जिसमें सफल उद्यमी बनने के लिए नवप्रवर्तकों को समर्थन एवं सलाह दी जाएगी, और नवाचार को बढ़ावा देना। अब बात करते हैं ये जो अटल इनोवेशन मिशन है वो और अटल टिंकरिंग लैब्स और अटल इंक्यूबेशन सेंटर, ये तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो अटल टिंकरिंग लैब्स में क्या होगा, छात्रों के रचनात्मकता और वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए उन्हें आसपास की चुनौती से निपटने हेतु डिज़ाइन और छोटे प्रोटोटाइप के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना है इसके माध्यम से। वहीं अटल इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से कोर सेक्टर जैसे मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट्स, एनर्जी, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर एंड सैनिटेशन इत्यादि क्षेत्रों
में तेजी से विस्तार करने और इनोवेशन इंटरप्रेन्योरशिप को सक्षम बनाने के लिए स्टार्टअप्स को आर्थिक मदद प्रदान करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क का उद्देश्य क्या है। भारतीय अकादमी को वैज्ञानिकों और उद्यमियों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा पूल के साथ जोड़ने के लिए। तो सेकंड है कि सर्व शिक्षा अभियान को बढ़ावा देने के लिए। थर्ड है प्राथमिक विद्यालयों में आधारभूत संरचना को बढ़ावा देना। और उसके बाद फोर्थ है कि शिक्षकों में विनम्रता का कौशल विकसित करना। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय अकादमी को वैज्ञानिक और उद्यमिता के माध्यम से उद्यमियों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा पूल के साथ जोड़ने के लिए है। ठीक है, तो जो ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क का है उसका उद्देश्य भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संकाय की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है ताकि वैश्विक उत्कृष्टता के लिए देश के मौजूदा शैक्षणिक संस्थानों को बढ़ावा दिया जा सके, गुणवत्ता में सुधार की गति में तेजी लाई जा सके, भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता को बढ़ाया जा सके। ठीक है, उद्देश्य अत्याधुनिक क्षेत्रों में ज्ञान और शिक्षण संस्थान को सीखने और साझा करने के लिए हमारे संकायों को अवसर प्रदान करना, प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संकाय से ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने के लिए हमारे छात्रों को अवसर प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय संकाय के साथ संभावित सहयोगात्मक अनुसंधान के लिए आय का सृजन करना, शैक्षणिक संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की भागीदारी और उपस्थिति को बढ़ावा देना। वहीं सहयोगी शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न संस्थानों विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए अवसर और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विषयों को सीखने का अवसर प्रदान करना। भारतीय उद्योगों में तकनीकी रूप से सक्षम व्यक्तियों और अवसर प्रदान करना ताकि वे संबंधित क्षेत्रों में बेहतर समझ बना सकें और अपने ज्ञान को अपडेट कर सकें। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हित के उभरते विषय में नए शैक्षणिक तरीकों एवं दस्तावेजों को विकसित करना। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि उच्चतर आविष्कार योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये कौन से स्टेटमेंट सही है ये देखना है। फर्स्ट है कि ये सूखे से निपटने के लिए कृषि में अनुसंधान को बढ़ावा देता है। सेकंड है कि यह वैश्विक बाजार में भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करने के लिए उद्योगों विशिष्ट आवश्यकताओं आधारित अनुसंधान को बढ़ावा देती है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें से सेकंड स्टेटमेंट सही है, बाकी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। आपको बता दें उद्योग विशेष की जरूरत पर आधारित शोध को बढ़ावा देने के लिए उच्चतर आविष्कार योजना शुरू की गई ताकि वैश्विक बाजार में भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धा को बनाए रखा जा सके। इसके जो उद्देश्य हैं वो आईआईटी में नवाचार को बढ़ावा देना, विनिर्माण उद्योगों से जुड़ना, नई सोच विकसित करने और शिक्षा एवं उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन है वो है इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी का उद्देश्य क्या है। तो यह एक नई चिकित्सा शिक्षा नीति का विकास करना, भारतीय महिलाओं को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के लिए फंड देना, इंजीनियरिंग की चुनौती से निपटने के लिए एक रोड मैप तैयार करना। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। वो केवल और केवल थर्ड स्टेटमेंट सही है, बाकी सभी गलत हैं। तो किस तरीके से, तो आपको बता दें इम्प्रिंट इंडिया भारत के लिए पेन आईआईटी और आईआईएससी के 10 प्रौद्योगिकी डोमेन में प्रमुख इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी चुनौतियों में अनुसंधान के लिए एक रोड मैप विकसित करने की संयुक्त पहल है। ठीक है, इम्प्रिंट इंडिया का उद्देश्य प्रमुख संस्थानों में सामाजिक प्रासंगिकता के क्षेत्रों में प्रत्यक्ष शोध करना। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत आता है। इसका उद्देश्य नई इंजीनियरिंग शिक्षा तकनीकी का विकास करना, इंजीनियरिंग संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए एक रोड मैप बनाना। ठीक है, मिशन गगनयान का उद्देश्य कक्षा में 3 उड़ानें भेजना है। ठीक है, 3 में से 2 मानव रहित उड़ानें और 1 मानव
अंतरिक्ष यान होगा, जिसके तहत 10 डोमेन की पहचान की गई है जो ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन स्तर को काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या होगा? स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा सुरक्षा, ग्रामीण शहरी आवास की रूपरेखा, नैनो तकनीकी, जल नदी प्रणाली, उन्नत सामग्री, कंप्यूटर विज्ञान और आईसीटी, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी, उन्नत सुरक्षा और पर्यावरण जलवायु परिवर्तन, इन सभी पर ध्यान दिया जाएगा। और इसी के साथ ही हमारा सेशन समाप्त होता है। यदि आपको सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।